Assalamualaikum, welcome back to Mathematics Spine. So students, today we will do question number 8 part A and B of your exercise triangle, quadrilaters and polygon. Exercise 4A, again in your new books it is exercise 4A, but in old books it is chapter 11 and exercise 11A. So let's move towards the question. Okay, here I just draw the figure, and as you just when analyze the figure, you have to know about that this is question depend on the concept of vertical opposite angle. So first of all, again we have a question in your book that we have to find out unknown angles. Here we have an unknown angle is B and A. ठीक है, जो आपके पास unknown angles है, this is B and A. अब हम B को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो कि यहाँ पे हमें रिवाइज करने। ओके जी, आप देखिए आपके पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास 180 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल ए है, बी एंड सी, तो जब हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो इन सब का सम हमारे पास 180 के आना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। देन सेकेंड हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर एंगल का। इसी लाइन को एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे एक्स में बना देती हूँ, तो एक्स, यस, एक्स मेरे पास किसके इक्वल हो गया, एक्स, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के आउट है ये। एक्स जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स ऑन द बेस लाइन। अब देखें ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, इस लाइन पे एक्स हमारे पास जो है, तो जो एक्स की दो लाइंस होती है इनको नहीं आपने कंसीडर करना, ठीक है। ये देखो ये वाली लाइन जिसको मैं जिगजैग कर रही हूँ, ये वाली, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों लाइंस को छोड़ के जिसके ऊपर एक्स बना होता है, जो थर्ड लाइन होती है जो कि इसकी बेस पे होती है, या आप ये कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप इन दो लाइंस को एंड तक लेके जाएं और देखें जो एंड पे इनके साथ लाइन टच हो रही होती है ना, जैसे ये दोनों लाइंस हैं, तो यहाँ पे इसके साथ जो थर्ड लाइन कंबाइन होगी वो बेस लाइन होगी। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इजी आप ये कर लिया करो कि जब भी कोई एंगल ड्रॉ करो और उसको एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड आउट करना है, तो इसको आप आगे एक्सटेंड करवाओ, आगे लेके जाओ, देखो कि जो लाइन थर्ड लाइन पे टू एंगल्स है उसको ऐड कर लो, वो आपका बेस एंगल होगा। तो एक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है एक्सटीरियर एंगल का। अब यहाँ पे जो हमारे पास 6th ग्रेड में हम कर चुके हैं कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। जब भी आपके पास ऐसे एक्स किस्म की फॉर्म होती है, इसमें जो यहाँ पे जिसको मैं टिक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो ये एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारे पास जहाँ पे अगर मैं स्टार पेस्ट कर रही हूँ, स्टार बना रही हूँ, तो ये जो स्टार है वो इस वाले स्टार के इक्वल होगा। ये जो एंगल्स की डायरेक्शंस हैं ये आपके पास क्या कहलाती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक हो गया। अब देखें आपके इस फिगर में हमें फाइंड आउट करना है बी को। बी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का जो ए बी डी है। जब मैं ए बी डी कह रही हूँ ना, तो ये मैं कलर कर रही हूँ, मैं ये वाला पार्ट कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। इस ट्राइंगल ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है बी, इसको हमने फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास इक्वल है 45 और इस वाले पार्ट के। वाई नोट में इस पार्ट को खुद से कोई नेम दे दूँ, आप इसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, बी डी ए, ठीक है। आप इस तरह से लिखेंगे इसको बी डी, ऐसे इसके ऊपर हेड बनाएंगे, इसका मतलब है कि एंगल आप डी को पढ़े ए, इसका मतलब होगा कि डी का ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। वरना इक्वल आसान मेथड है, क्योंकि बच्चों को यूँ रीड करना मुश्किल लगता है, तो आप इसको कोई भी वेरिएबल असाइन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल एक्स असाइन कर देती हूँ। लेकिन अगर आप खुद से कोई चीज़ ऐड करते हैं ना, तो आपको अपनी डायग्राम को जो आपका पेपर में या टेस्ट में या रजिस्टर में आप काम कर रहे हो, आपने उसको भी साथ चेंज करना है। और वहाँ पे ऐसा ना हो सिर्फ बुक में हो, और जब पेपर में क्वेश्चन पेपर में चेंज कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर साथ ले जाते होते हैं बच्चे, तो फिर टीचर का एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा ये एक्स उसने किसको कहा है। तो आपने उसको ना ड्रॉ ज़रूर करना होगा। रीड्रॉ करेंगे इसको। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आपके पास बी जो है वो इक्वल है 45 प्लस एक्स के। तो एक्स क्या है, जो हमारे पास 82 है वही हमारे पास एक्स की वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। सो हियर यू कैन राइट x is equal to 82 and we are using the property of vertically opposite angle, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रही है, और ये आपके पास कौन सी ट्राइंगल की थी, ई डी एफ। अच्छा जी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x हमारे पास 82 है। अब 45 भी हमें पता है, x भी हमें पता है, तो हम b को फाइंड कर सकते हैं। b हमारे पास इक्वल है सम ऑफ 45 प्लस x, और यहाँ पे मेंशन कर दें आप कि एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, ए बी डी,
सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 45 प्लस x आपके पास था 82, तो b की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 82 प्लस 45, सो दिस इज इक्वल टू 127। सही है, b हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है a को। a आपके पास ये वाला पार्ट है। आप देखो a जो आपके पास है वो ट्राइंगल EDF का इनर वाला पार्ट है, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी यूज हो सकती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180। सो हियर वी कैन यूज 40 प्लस 82 प्लस a is equal to 180 and we are using the property of interior angle of triangle। अब ट्राइंगल मेंशन कर दे, मेंशन कर दी EDF या ना भी करते हैं, ओके। ऐड कर लेते हैं हम 82 प्लस 40, सो हमारे पास इक्वल है 122 प्लस a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 180 माइनस 122 58। अच्छा जी, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई 58। सो a और b दोनों हमारे पास हो गए फाइंड। अब इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी आपके पास है। अगेन आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है और अननोन हमारे पास यहाँ पे है सी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये एक्सटीरियर एंगल तो ये किसके इक्वल होगा 51 और प्लस ये वाला पार्ट जो कि डी का ये वाला पोर्शन होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ये वाला, ठीक है। यानी कि सी हमारे पास इक्वल है 51 प्लस BDA या ADB, जैसे आप इसको रीड आउट करें, इसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास डी फाइंड आउट नहीं है, तो सबसे पहले हमने डी को फाइंड करना है, सही। अब इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से मैं ये वाला डी का पार्ट फाइंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल नोन है हमारे पास। तो हम ऐसे करते हैं, इसको पार्ट एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। अब देखें इसको हम कैसे करें। हमारे पास 57 प्लस 44 प्लस ये जो आपने खुद से इसको नाम दिया x इज इक्वल टू 180। अभी हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं 57 प्लस 44, दिस इज इक्वल टू 101। सो x इज इक्वल टू x प्लस 101 इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 101, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 79। अब अगर x मेरे पास 79 है तो ये वर्टिकल ऑपोजिट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए y भी हमारे पास क्या इक्वल होगा 79 के। अब देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू y था, तो y इज इक्वल x 79 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो y भी हमारे पास कितना हो जाएगा 79। और यहाँ पे यूज़ कर लें कि आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की। अब एक दफ़ा डायग्राम को दोबारा से देख लें। y हमारे पास 79 आ चुका है, 51 हमें पहले से दिया हुआ है, तो c हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। अब वही वाली बात के ऑपोजिट एंगल्स कैसे पता चलता है। देखो आप इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करो, आप ये ट्राइंगल कंसीडर करें BDA, ये वाला पार्ट नहीं करें, तो यहाँ को हाइड कर दें। आप देखो ये वाली लाइन आपके साथ और ये वाली लाइन, इस लाइन के एंड में आपके पास y है और इस लाइन के एंड में आपके पास 51 है, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑन द बेस लाइन, तो क्या हो जाएगा y प्लस 51 इज इक्वल टू c। ये हमने नेक्स्ट इसमें लिख लिया कि हमारे पास जो y है वो किसकी c किसकी इक्वल है y प्लस 51, c इज इक्वल टू y हमारे पास 79 आया था प्लस 51, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 130, तो c हमारे पास आ गया 130, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गए 8 के बहुत पार्ट्स। अच्छा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना ये बहुत ईजी हैं, दिखने में ऐसा लग रहा होता है मुश्किल है, अगर आपको ग्रिप नहीं होगी रूल्स पे तो तब आपको मुश्किल होगी, लेकिन इसी तरह जब हम क्लास में क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं
तो मैं तो एक मेथड से क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो बच्चों को मल्टीपल मेथड्स आते हैं। तो आपने आप इस वीडियो को देखो और वीडियोस को देखो, अपने टीचर के लेक्चर को सुनो, और फिर आपने उस मेथड को हमेशा से अडॉप्ट करना है जो कि आपको ईजी लगता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ रहा होता है कि हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल से कर सकते हैं, आपके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आ रहा होता है मैथ्स को, आपने हमेशा कभी ये नहीं सोचना अगर आगे करूँगी तो मैं भी स्टक हो जाऊँ। आप करो, ठीक है। अगर वो आंसर रॉन्ग होगा तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि अगर मैंने इस मेथड से किया तो यहाँ पे मैं स्टक हुई थी, इसका मतलब ये मेथड फॉलो नहीं होता। आपको हमेशा याद रहता है। इनफैक्ट मेरी टीचर्स मुझे कहते थे, मैं जब भी क्वेश्चन करती थी वो हमेशा कहते थे अच्छा आपके माइंड में जो आ रहा है आप करें। और जब मैं इसको कर रही होती थी और किसी जगह में स्टक हो जाती थी तो मुझे उस समझ आ जाता था मेरा मेथड इसमें फुलफिल नहीं हो रहा। तो आप भी ट्राई किया करें, और फिर जो बेस्ट आपको उससे लगे मेथड या जो उसमें पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो आपको हमेशा याद रहता है। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल दैट टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।